हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या नेपाल फिर एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या ऐसा नहीं होगा। इस विषय पर बात करना जरूरी क्यों है, इसके पीछे का रीजन है हमारी न्यूज, और न्यूज का कहना है बिहाइंड नेपाल्स वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट डिसकंटेंट विद करप्शन एंड एन अनसॉल्व्ड सोशल क्राइसिस। तो देखिए, फिलहाल नेपाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। नेपाल में चल रहे हैं प्रोटेस्ट, और नेपाल के ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शनकारी दो मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो उनकी स्थिति है, उनका ये कहना है कि देखिए, नेपाल में हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो राजशाही व्यवस्था फिर दोबारा से लागू हो जाए। दरअसल वर्ष 2008 की बात है, और 2008 में हम लोगों ने देखा था कि संवैधानिक राजशाही के स्थान पर नेपाल ने स्वीकारा था गणतंत्र, और यहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से बदल दी गई थी। अब इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि इनकी मांग है कि नेपाल को फिर दोबारा हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था, लेकिन जिस समय नेपाल को राजशाही से यानी कि संवैधानिक राजशाही से गणतंत्र के रूप में परिवर्तित किया था, ठीक उसी समय नेपाल के जो धार्मिक स्वरूप था वो भी बदल दिया गया, और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र की जगह पर सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। अब ये दोनों की दोनों स्थितियां जो 2008 में बदली थी, वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि जी हमें 2008 से पहले वाली स्थिति ही चाहिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में चाहिए, और साथ साथ वहां पर राजशाही को फिर दोबारा से हम स्थापित कराना चाहते हैं। अब दरअसल इस मांग को लेकर के प्रोटेस्ट पहले भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये नई नई चीजें हैं और पहली बार ऐसा हुआ है। 2008 में जिस समय चीजें बदली थी उसके बाद से ही प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जाकर के चीजें फिर दोबारा से उठी और काफी बड़े स्तर पर हो रही हैं। और अगर मैं हालिया घटनाक्रम के बारे में आपको बताऊं कि कब से शुरू हुआ है, तो देखिए, हालिया घटनाक्रम की स्थिति फिलहाल कुछ इस प्रकार की हो रखी है। मामला काफी ज्यादा गंभीर हो रखा है नेपाल के अंदर, और लोग पूरी तरह से इस मामले के अंदर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आतुर हो रखे हैं। और जो हालिया घटनाक्रम है, ये हालिया घटनाक्रम दरअसल शुरू हुआ है 9 मार्च को। तो 9 मार्च 2025 को दरअसल स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि जो नेपाल के पूर्व राजा हैं, जिनका नाम है ज्ञानेंद्र शाह, दरअसल ये पश्चिमी नेपाल के दौरे से वापस लौट रहे थे। अब ये वापस लौटे थे नेपाल के अंदर एक एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जैसे इन लोगों को पता चला कि हाँ जी, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजा जी वापस आ रहे हैं, पूर्व राजा हैं लेकिन लोग अभी भी इनको राजा ही मानते हैं। जो लोग इनमें मतलब विश्वास रखते हैं, जिन लोगों का अटैचमेंट है, वो लोग अभी भी इनको राजा के रूप में ही संबोधित करते हैं, और लोगों का जुड़ाव है इनके साथ में। तो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय जो ये एयरपोर्ट है, तो इस दौरान ये देखा गया कि जब राजा वापस आए यहाँ पर पश्चिमी नेपाल के दौरे से, तो 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर इनके स्वागत में खड़े हुए थे, इनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही राजा ज्ञानेंद्र शाह यानी कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो यहाँ पर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। और यहाँ पर लोगों के जो नारे थे वो ये थे, रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं, वापस आओ राजा, देश बचाओ राजा, हम राजशाही चाहते हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित कीजिए। अब ये सारी की सारी स्थितियां जिस समय चली, तो उस दौरान क्या हुआ कि पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और लोगों की इस दौरान झड़प हो सकती थी, लेकिन इस दौरान कोई भी हिंसक घटना खास नहीं हुई, और चीजें सामान्य तौर पर ही निपट गई, और चीजें इस प्रकार से रही। लेकिन अब फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा गंभीर हो रखा है, और इस प्रोटेस्ट के अंदर अब तक 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों की मृत्यु के अलावा यहाँ पर लोगों की झड़प भी हुई है प्रशासन के साथ में, पुलिस के साथ में। साथ साथ यहाँ पर 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई बिल्डिंगों के अंदर तोड़फोड़ की गई है, बिल्डिंगों में आग लगा दी गई है, और मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो रखा है। लेकिन ये सारे का सारा जो मामला है, ये मामला दरअसल उठा है 28 मार्च को। जो 9 मार्च वाला मामला था वो तो शांत हो गया था, लेकिन 9 मार्च के बाद लोग आपस में बड़े स्तर पर इकट्ठे हुए, और बड़े स्तर पर इकट्ठे होकर के लोगों ने ये 2 मांगे अपनी सरकार के सामने रखी कि देखो जी, अब हमें चाहिए राजशाही फिर दोबारा से, और हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल। अब जैसे भी करोगे आपकी मर्जी है, लेकिन हमें चाहिए, और हमें वापस से अपने राजा गद्दी पे चाहिए, यही चीजें होनी चाहिए। अब नेपाल में इस मांग को लेकर के चीजें तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि नेपाल की सरकार के इस मामले में पूरी तरह से खंडन कर दिया, उसका कहना है कि ये सभी चीजें गलत हैं, और फिर दोबारा से हम लोग राजशाही की तरफ नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया को लोकतंत्र चाहिए, गणतंत्र चाहिए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी रूप में बरकरार रहेगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। अब सरकार तो फिलहाल चीजों को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं।
और ज़रूरी है कि हम लोग ये भी समझें कि लोगों की मांग के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ बेवजह तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे भी दरअसल कई कारण जिम्मेदार हैं, उन कारणों को भी समझ लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो है कमज़ोर शासन तंत्र। दरअसल आप लोग को मैंने जस्ट अभी बताया कि नेपाल के अंदर 2008 में चीज़ें बदल गई थी और उन्होंने राजशाही के स्थान पर गणतंत्र को स्वीकार लिया था। अब हम देखते हैं कि जब समय चीज़ें बदल गई थी तो उसके बाद से लोगों ने दरअसल पूरे के पूरे देश के अंदर कमज़ोर शासन तंत्र देखा है। कमज़ोर शासन तंत्र की स्थिति क्या है? अब लोकतंत्र वाला मामला है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में लड़ती हैं, अपने हितों को लेकर के वो पहले आगे चलती हैं, टकराव उनका बहुत ज़्यादा होता है। अब इस पूरी की पूरी स्थिति के कारण क्या हुआ है कि जब जब नेपाल में सरकार बनी है तो नेपाल की सरकार पूर्ण बहुमत से बन नहीं पाई है, और इसी के साथ बीते जितना भी समय रहा है 2008 से लेकर के 2025 तक का, ये समझिए कि 2008 से 2025 तक ऐसी कोई सरकार नहीं रही है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हो। वहीं इस पूरे के पूरे पीरियड में 10 से ज़्यादा लोग तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी कि 10 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बदले आ चुके हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि कुछ लोग रिपीट हो रहे थे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं 10 से ज़्यादा बार। अब ये समझ लीजिए कि समय आपका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 17 साल का समय आप लोगों ने अब तक बिताया है गणतंत्र के अंदर, और इस पूरी की पूरी स्थिति में 10 से ज़्यादा बार तो प्रधानमंत्री बदल गए हैं आपके यहाँ पर, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनी है जो 5 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल तक टिक चुकी हो। तो इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के लोगों का ये मानना है कि जी देश हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि सरकार हमारी ना तो कार्य करने में सक्षम है, ना ही सरकार निर्णय ले पाती है, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। देश के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं, इनकी चीज़ें आपस में उलझी रहती है और योजनाएं लाभ ये जनता तक नहीं पहुँच पाता, ये परेशानी का विषय है। तो एक बड़ा कारण जो है वो कमज़ोर शासन तंत्र बना हुआ है और अस्थायी सरकारें बनी हुई हैं, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, ये उलट पुलट की चीज़ें होती रहती है। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो रखा है, तो लोग इस मामले से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और परेशान भी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि राजशाही ही अच्छी थी हमारे लिए, क्योंकि राजशाही में ये उलट पुलट वाली स्थिति होती नहीं है, और जब राजा होता है तो जो निर्णय लेने हैं, जो कार्य करने हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते रहते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। तो बड़ा कारण ये बना हुआ यहाँ पर। इसके अलावा जो बड़ा कारण है वो है भ्रष्टाचार। अब हम देखते हैं कि बीते वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए नेपाल के बारे में ये बताया कि नेपाल में बीते 1 साल के अंदर 58% से ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और इस भ्रष्टाचार की स्थिति को हम एक तरफा भी करते तो दूसरा डाटा और ज़्यादा हमें डरा देने वाला है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेपाल में 50% से ज़्यादा भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और जो सारा का सारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा और संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब जब लोग इस स्थिति को समझ रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि राजशाही अच्छी है, क्योंकि राजा के मामले में भ्रष्टाचार नहीं होता, वो अपने पद पे होता है, गद्दी पे होता है, उसके परिवार को पेंशन सुविधाएं सब कुछ मिल रही होती है, तो उसका जीवन सुखी होता है, इसलिए वो लोग भ्रष्टाचार करने की नहीं सोचते। उनके पास सिर्फ यही स्थिति बच जाती है कि जनता का कल्याण कैसे किया जाए, जनता के लिए नीतियां कैसे बने। तो लोगों का रुझान जो है वो रुझान इस वजह से भी बढ़ रहा है राजशाही की तरफ। वहीं धीमा आर्थिक विकास। अब जब कमजोर शासन तंत्र हो गया, सरकार को काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें प्रॉपर नहीं चल पा रही है, आप भ्रष्टाचार करने में बिजी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नेपाल का विकास है वो बहुत ज़्यादा धीमा हो चुका है। यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जीडीपी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, और जीडीपी स्लो होने के साथ साथ यहाँ पर व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि जिस समय राजशाही हुआ करती थी तो उस समय नेपाल की स्थिति इस प्रकार की थी कि इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट लगभग आधा हुआ करता था, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के आधार पर इकोनॉमी चलती थी। हम लोग अगर 100 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसका आधा इंपोर्ट भी क्या करते थे, तो जितना एक्सपोर्ट करते थे उसका आधा इंपोर्ट भी करते थे। लेकिन आज के स्थिति में, आज के समय में जो नेपाल की हालत है वो ये हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सपोर्ट पे डिपेंड हो गए हैं और इंपोर्ट हमारा बहुत कम है, और रेशो चल रहा है 12:1 का, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड है और एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। इससे तो राजशाही अच्छी थी, जिस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के आधार पर चीज़ें चल तो रही थी, व्यापार घाटा इतना ज़्यादा अधिक तो बिल्कुल भी नहीं था जितना अधिक आज के समय में हो रखा है। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी एवं युवा पलायन। अब इस पूरे के पूरे शासन तंत्र में जब चीज़ें सारी गड़बड़ाई हुई हैं तो इसका प्रभाव पड़ रहा है युवाओं पर। बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है राज्य में, आप देश में ये समझ लीजिए, देश के युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगारी से परेशान हैं, और 2023 का आंकड़ा ये बताता है कि पूरे साल भर हर महीने लगभग 65,000 से ज़्यादा युवाओं ने नौकरी की तलाश में अपना देश, अपना घर छोड़ दिया और दूसरे देश में जाकर के काम करने लग गए हैं। अब ये समझ लीजिए कि नेपाल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है। अब 3 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर 65,000 युवा अगर
हर महीने के हिसाब से अपना देश छोड़ेंगे अपने काम के लिए, तो समझ लीजिए कि देश के लिए चिंता का कितना ज्यादा विषय बन जाता है, ये कितनी ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसके साथ ही जनसंख्या अनुपात, अब नेपाल के अंदर जनसंख्या अनुपात बदल रहा है। आपको मैंने जैसा भी बताया कि 2008 तक की स्थिति नेपाल की ऐसी थी कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अब दरअसल नेपाल के अंदर क्रिश्चियन पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ईसाई लोग बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ नेपाल के अंदर हिंदू लोग ही रहे और हिंदू राष्ट्र के रूप में उसकी स्थापना ही रही और पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र बनकर के ही चला था नेपाल। लेकिन 1950 में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के लोगों का आना शुरू हो गया नेपाल में, और जब चीजें उलट पलट हो गई तो सेक्युलरिटी के नाम पर अब यह देखा जा रहा है कि ईसाई लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और ईसाई लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो चिंता में आ गए हैं। उनका यह कहना है कि भाई जिस प्रकार से ये लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन जो हमारी स्थिति थी, जो पॉपुलेशन का अनुपात था, वो अनुपात अब बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें सांस्कृतिक धार्मिक पहचान का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जरूरी है कि नेपाल को फिर दोबारा बनाओ हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के लिए सारी चीजें हों, और जो भी काम ये क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं इनको इनकी चीजें ना मिले और हमारे हित खतरे में ना पड़े, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये सारे के सारे मेजर रीजंस हैं, और इन सभी रीजंस के कारण ये दो मांगे की जा रही हैं। एक, शासन तंत्र अच्छा हो जाए इनका, ठीक है, यानी कि शासन की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या होगा, सुधार पे काम किया जाएगा। तो लोगों को सुधार यही लग रहा है, समाधान यही लग रहा है कि हमारे पास में राजशाही होगी तो चीजें ठीक होंगी। और जो हिंदू धर्म के लोगों पर क्रिश्चियनिटी की वजह से खतरा आ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारी चीजें सेफ हो जाएंगी, वरना पता लगे कि नेपाल एक दिन क्रिश्चियनों का देश हो जाए और हम लोगों को भी छोड़ के भागना पड़े। क्योंकि नेपाल को लेकर के आंकड़े ये बताते हैं कि नेपाल में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे कारण बने हुए हैं जनरली, जिसकी वजह से लोग यहाँ मजबूरन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ एक तात्कालिक कारण भी हमें देखने को मिल रहा है, और तात्कालीन कारण हमारा ये है कि जिस समय नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आए थे, तो इस दौरान इन्होंने एक रैली निकाली थी, और इन्होंने जब रैली निकाली तो रैली में इन्होंने जो जनता की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को बोला, मतलब जस्ट बस संबोधित किया कि ये चिंता का विषय है कि युवा पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन चीज़ों पे कार्य किया जाना चाहिए वरना आर्थिक संकट हो जाएगा, हमें बहुत परेशानी होगी। तो सिर्फ इन्होंने बात कही। तो अब इस दौरान सारा का सारा मामला जो है वो सरकार को ये भी लग रहा है कि सब कुछ ये राजा के द्वारा ही कराया गया है, ज्ञानेंद्र शाह ने ही करवाया है। इनके जो ये बातें थी, इन बातों ने ही पूरे के पूरे प्रदर्शन को भड़काया है, हिंसा को भड़काया है और सरकार को खतरे में डालने का कार्य कर दिया है। बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, बेरोजगारी का मुद्दा वगैरह उठा, तो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में। और जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है, ये पार्टी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन से, यानी कि इनका आपसी सहयोग भी है, ये दोनों एक दूसरे को समर्थन देते हैं और चीजें मिलजुल के चल रही है। तो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार की चीजें हो रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सांसदों का फिलहाल ये भी कहना है कि सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, इन्हीं का कराना है। तो जिस समय हिंसक प्रदर्शन हुए, सारी चीजें चली, तो देखते हैं कि उसके बाद में जो सांसद लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग सड़क पर उतरे और उन लोगों ने उतर करके पूर्व राजा की गिरफ्तारी की मांग भी रख दी है। और सिर्फ बात इतनी नहीं, ये समझ लीजिए कि जिस समय सब कुछ हो रहा था, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के पीछे भारत को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, भारत के ऊपर भी ब्लेम आ रहा है। और ये चल रहा है कहीं ना कहीं पे कि नेपाल को भारत ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत का इन्वॉल्वमेंट से। हालांकि ऐसा कोई भी आधिकारिक और सरकारी बयान नहीं आया है, लेकिन एक स्थिति इस प्रकार की देखी गई कि जिस समय पूर्व राजा की रैली चल रही थी, जब लोग जुड़े हुए थे, तो इस दौरान योगी आदित्यनाथ का भी एक पोस्टर, एक बैनर यहाँ पर वायरल हुआ। तो योगी आदित्यनाथ है, फोटो वगैरह है, तो ये सभी चीजें भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं चीजें जो थी वो भारत को इस प्रकार से झेलनी पड़ रही है कि भारत के ऊपर यहाँ पर ब्लेम आ जा रहा है। अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार का कुछ भी कहना नहीं है, सरकार का रुझान भी नहीं है इसको लेकर के। तो ये लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से पोस्टर सामने आया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो चीजें यहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ हो गई है। क्लियर है बात सारी की सारी। अब देखिए, प्रोटेस्ट तो हो रहा है, विरोध चल रहा है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं सरकार के सामने। अब फिर दोबारा से राजशाही आएगी या नहीं आएगी, और दोबारा हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो देखिए अब देश के लोगों की बात है, वहाँ की चीज़ों की बात है। अब वहाँ पे आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा, क्या माहौल बहुत गंभीर हो जाएगा, क्या जैसे पहले प्रोटेस्ट होकर के शांत हो गए हैं तो फिर दोबारा से वैसे ही होगा, अभी तो कुछ ऐसा कह पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं है। और उसके बावजूद जरूरी है कि हम लोग एक बार इसकी हिस्ट्री समझ लें कि नेपाल का इतिहास कैसा रहा है। नेपाल का जब हमें इतिहास थोड़ा समझ में आएगा तो पता चलेगा कि नेपाल किस प्रकार से दुनिया का एकमात्र हिंदू देश हुआ करता था और फिर बाद में सेक्युलर बन गया। तो नेपाल को लेकर के हम समझते हैं जो पहले की स्थिति में
यानी कि पहले तो हमें पता है कि हाँ राजा महाराजा यही सब चीज़ें हुआ करती थी, हम लोग भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो नेपाल की हिस्ट्री को लेकर के 1768 में हम देखते हैं कि बड़ा परिवर्तन होता है। दरअसल 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीत लिया, और जब जीता तो उसके बाद में यहाँ पर शाहवंश की स्थापना हो गई, जैसा कि जनरली होता भी है। अब इन सभी चीजों के बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल में शाहवंश की स्थापना कर दी। जब शाहवंश की स्थापना की तो उन्होंने देखा कि नेपाल की जनसंख्या तो मूल रूप से हिंदू ही है, तो चीजें यहाँ पर आगे बढ़ने लगी, और जो ये शाहवंश के राजा थे इन लोगों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और ऐसे ही स्थिति चलती रही। हालांकि बीच में गड़बड़ होती है 1846 में, और 1846 की जो गड़बड़ होती है वहां पता चलता है कि जंग बहादुर राणा ने तख्ता पलट कर दिया शाहवंश का, और इनका नाम जंग बहादुर राणा है, तो तख्ता पलट हुआ, इनकी जीत हो गई। तो जीत के बाद क्या हुआ कि शाहवंश की जगह पर राणा वंश की स्थापना हो जाती है नेपाल में। अब राणा वंश की स्थिति चली रही थी कि 1951 में फिर गड़बड़ हुई मामला, और शाह वंश के द्वारा राणा वंश को अब यहां से निपटा दिया गया। यानी कि शाह वंश के राजाओं ने फिर दोबारा राणा वंश के लोगों से यहां पर युद्ध किया, लड़ाई की, जिसके बाद में यहां पर इन्होंने तख्ता पलट किया, और तख्ता पलट के बाद 1951 में फिर दोबारा से शाह वंश गद्दी पे आ गया। अब शाहवंश गद्दी पे आ तो गया, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे हम देखेंगे कि बदलते रूपों में हमें दिखेगी, और जो एक निरंकुश राजशाही की स्थिति होती है वो स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। देखो, दो तरह की राजशाही होती है, एक होती है निरंकुश राजशाही और दूसरी होती है संवैधानिक राजशाही। निरंकुश राजशाही की स्थिति हम देखते हैं कि भारत में लंबे समय तक बनी रही, और राजा महाराजा जो भी कहते थे वो लोगों को मानना होता था, स्वीकारना होता था। राजा का आदेश मतलब ईश्वर का आदेश, राजा ही यहाँ पर विधायिका है, यही कार्यपालिका है, यही न्यायपालिका, सब कुछ राजा के हिसाब से चलता था। लेकिन नेपाल के अंदर हम देखते हैं कि चीजें बदलती हैं, और चीजें बदलती कब हैं? 1959 में, जब राजा महेंद्र शाह देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना कर देते हैं। अब यहां पर संवैधानिक राजशाही की स्थापना होती है तो मतलब क्या है कि संविधान राजा की अधिकारों को और उसकी शक्तियों को सीमित करेगा। संविधान में बताया हुआ है कि राजा क्या कर सकता है और राजा क्या नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति में राजा निरंकुश नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर सीमाएं हैं, वो बंधनों में बंधा हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा, कार्य संचालन वगैरह ठीक होगा, चीजों को मैनेज करना ठीक हो जाएगा, कॉपरेशन ठीक ठाक चलेगा, और लोगों के लिए सोचा जाएगा, जनता के लिए कार्य होंगे। तो इन सभी चीजों को सोच करके हम देखते हैं कि 1959 में राजा महेंद्र शाह ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित कर दी थी, और आज के समय में जिस मोनार्की की, जिस राजशाही की डिमांड कर रहे हैं लोग, वो यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यही राजशाही है जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर मान लीजिए कि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है और राजशाही स्थापित भी होती है, तो राजशाही निरंकुश नहीं होगी, संवैधानिक राजशाही होगी। राजा के ऊपर सीमाएं होंगी, लेकिन लोगों को लगता है कि वो स्थिति उचित है, क्योंकि इसमें कार्य अच्छे से हो पाता था, निर्णय अच्छे से हो पाते थे। इसके साथ ही फिर हम देखते हैं कि 1959 में जिस समय यहाँ पर संवैधानिक राजशाही स्थापित हो गई, तो 1990 में जन आंदोलन के दबाव में राजा महेंद्र शाह ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम को भी लागू कर दिया अपने देश के अंदर। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम मतलब कि अब कई पार्टियां मिलजुल करके सरकार वगैरह बनाना, कार्य करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। भारत में भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कई पार्टियां मिलकर काम चला सकती थी। तो पहले 1959 में यहाँ पर आती है संवैधानिक राजशाही, और 1990 में यहाँ पर आ जाता है अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियों के पास में चीजें, ऑप्शन मिल गए, चीजें खुल गई उनके लिए। अब जब ये सभी चीजें हो ही रही थी, तो इस दौरान नेपाल के अंदर माओवाद भी तेजी से बढ़ जाता है। 1995 में माओवादियों ने राजशाही के खिलाफ गृह युद्ध शुरू कर दिया। अब इनका जो ये गृह युद्ध है, इस गृह युद्ध के बाद सरकार यानी कि राजा जो है वो फिर परेशान हो जाएंगे। अब 1995 में माओवादी अपना गृह युद्ध शुरू कर देते हैं। 2001 में क्राउन प्रिंस दीपेंद्र के द्वारा राजा बरिंद्र और राज परिवार के 9 सदस्यों की हत्या करवा दी जाती है। अब ये घटना के बाद हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्र को यहाँ पर राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र शाह यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे राजा बनते हैं, जिनकी स्थिति हम लोग आज पढ़ रहे हैं ठीक से, कि वो आए और कैसे कैसे उनके समर्थन में लोग खड़े हुए, नारे लगे, और पूरा की पूरी घटना जो है वो हिंसक हो गई। 2005 में माओवादियों ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जब आंदोलन शुरू होता है तो जो राजा ज्ञानेंद्र शाह है वो इमरजेंसी लगा देते हैं, और इमरजेंसी लगा करके सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब आंदोलन भड़क जाता है, मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि लोगों को इमरजेंसी अच्छी नहीं लगती, और इमरजेंसी लगाने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि तानाशाही स्थिति हो जाती है। राजा ही अब मन मर्जी से सब कुछ कर सकता है, हर सारी चीजें उसके पास पहुंच जाती है। तो 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को फिर झुकना पड़ जाता है, और गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या होगा कि राजा की स्थिति जो थी वो चल रही थी, अब राजा की स्थिति कमजोर हो जाएगी, और प्रधानमंत्री वाली स्थिति अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसको प्रधानता मिल जाएगी, उसी की चीजें चलेंगी, और गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2006 में गृह युद्ध यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, जो ये माओवाद वाला था। गृह युद्ध समाप्त होने के बाद में माओवादी अब राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, यानी कि वो
सरकार से पंगे लेना, झगड़ा करना, ये सभी चीज़ें नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि हमें भी सरकार बनना है। ये दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो सत्ता में आप उससे झगड़ लीजिए, या फिर आप ये सोचिए कि हम भी सत्ता में पहुंचेंगे और सभी चीज़ें मैनेज वहां से करने लग जाएंगे। 2008 में सारी चीजें बदल जाती है। 2008 में अंततः व्यवस्था बदलती है। 2008 में जो डेट थी वो डेट है 28 मई। 28 मई 2008 को संविधान सभा की स्थापना की जाती है। संविधान सभा ये निर्णय लेती है कि हम नेपाल को एक सेक्युलर कंट्री बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष कंट्री बनाएंगे, साथ साथ यहां पर सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक होगी। तो राजा वाली व्यवस्था 2008 में आकर के इस प्रकार से, यानी कि जो राजशाही थी वो 2008 में 28 मई के दिन आकर के समाप्त हो जाती है। नेपाल सेक्युलर कंट्री बन जाता है और यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो जाता है। तो चीजें यहाँ पर इस प्रकार से बदली है। हालांकि जैसे ही यहाँ पर ये राजशाही की स्थिति समाप्त होती है, लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है, इसी के साथ में अब हिंदू राष्ट्र का मामला भी यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अब यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब प्रोटेस्ट चलेंगे, बीच बीच में अलग अलग समय प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन लोगों की चीजें यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अलग अलग बार मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ा, पर मांगे पूरी नहीं हुई। अब चल तो लगातार स्थिति ऐसी रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं पता। लोकतंत्र की स्थिति कैसी रहेगी, जस्ट आपको क्लियर कर दिया कि मैंने, वो गड़बड़ाएगी नहीं, वो वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत को भी देखने को मिल जा रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के पोस्टर जिस प्रकार दिखाई दिए, तो लोगों का ये भी लग रहा है कि भाई भारत का इन्वॉल्वमेंट है और भारत यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करवाना चाह रहा है। हालांकि भारत सरकार का ऐसा कोई रुझान है नहीं। अब आने वाले समय में भारत इसको लेके क्या कहेगा। हम लोग भारत में तो देखते हैं कि आए दिन हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठता रहता है, लेकिन नेपाल के अंदर व्यवस्था अगर राजशाही की होती है तो लोकतंत्र को लेकर के बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। भारत आज के समय में लोकतंत्र का एक बड़ा प्रवर्तक बना हुआ है। हालांकि ये बात सिर्फ आज की ही नहीं है, स्वतंत्रता के बाद से हम लोगों ने हमेशा लोकतांत्रिक देशों को अपना समर्थन दिया और हमने यही चाहत रखी कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही प्रोत्साहन मिले, देश लोकतंत्र बने, ताकि जनता की बात सुनी जाए, जनता अपनी मर्जी से सरकार बनाए, जनता के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो। तो माना तो जा रहा है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, पर ऐसी कोई स्थिति चल नहीं रही है। आने वाले समय में समर्थन देगा भी या नहीं, तो एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि समर्थन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भारत लोकतंत्र का समर्थक है, ना कि राजशाही का समर्थक है। अगर भारत राजशाही का समर्थक होता तो भारत में क्या लोकतंत्र होता? नहीं होता। लेकिन हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक माना जाता है और सबसे बड़ा संविधान हम लोगों के पास है दुनिया का। तो चीजें हम लोग की बेहतरीन है अपने स्तर पर, हम लोग को ऐसी कोई परेशानी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। तो मामला काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में होता है क्या। और इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था नेपाल के प्रोटेस्ट को लेकर के, राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के, ये सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। आने वाले समय बनता है या नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल जब कुछ भी रहेगा हम पढ़ेंगे बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न अब आप लोग की स्क्रीन पे आ गया है और इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी को देना है। नेपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली संविधान सभा 2008 में स्थापित हुई। इसका संविधान 2015 में लागू हुआ था। यह विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको ये बताने कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं या हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में बताना है। वैसे इजी है, काफी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बात सारी। तो इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग मुलाकातें करते हैं, लेकिन हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे। इसके अलावा QR को स्कैन करके आप लोग मेरे चैनल पे पहुंच सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। सेशन इन्फॉर्मेटिव है तो जरूरी है कि आप लोग इसको बाकी साथियों तक शेयर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाले और सेशंस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक आप लोग ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।